एनवी से टाइम हो गया। गुड मॉर्निंग क्लास, स्टार्ट करते हैं बेटा। ठीक है, हमने लास्ट क्लास में कैटालिटिक प्रॉपर्टी तक किया था शायद, है ना। कैटालिटिक प्रॉपर्टी कर ली थी और एग्जांपल्स लिख लिए थे। एग्जांपल्स याद रखना। हाँ, ओके। तो बेटा नेक्स्ट जो हेडिंग है, आप हेडिंग डालिए ना, फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, ये भी डी ब्लॉक की प्रॉपर्टी है। फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, ठीक है। पहले डेफिनेशन नोट कर लो, फिर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं बेटा, नोट करना। ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म interstitial compounds of non-stoichiometric composition with carbon, boron, hydrogen, and nitrogen. With carbon, boron, hydrogen and nitrogen. Symbol बनाना बस। I'm repeating the line. Transition elements form interstitial compounds of non-stoichiometric composition with carbon, boron, hydrogen and nitrogen. ठीक है, आगे लिखना बेटा नेक्स्ट लाइन में। The formation occurs when the small sized carbon, boron, hydrogen and nitrogen atoms are trapped है ना, are trapped in the interstitial sites ब्रैकेट में voids लिखें, interstitial sites of the metal lattice ठीक है। अब मैं स्टार्टिंग से रिपीट कर रहा हूं, कुछ लोग अभी ज्वाइन किए। ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म interstitial compounds of non-stoichiometric composition with carbon, boron, hydrogen and nitrogen. ठीक है। The formation occurs when the small sized carbon, hydrogen and nitrogen atoms are trapped in the interstitial sites, ब्रैकेट में voids लिखेंगे, of the metal lattice। ठीक है। देखो बेटा, मैं क्या कह रहा हूं कि जैसे मान लो कि कोई डी ब्लॉक मेटल है, तो उसमें मेटल लैटिस होगा, मतलब एटम्स अरेंज होंगे किसी क्रिस्टलाइन फॉर्म में, है ना। ये आप सॉलिड स्टेट में पढ़ेंगे इसको।
तो मैंने कहा ये मेटल ऐसे अरेंज है, तो यहां पर जो ये पॉइंट छूट गया, ये स्पेस जो रह गया, क्योंकि स्फेरिकल हम मानेंगे, तो इसको हम क्या कहते हैं बेटा, वॉइड्स। इन वॉइड्स में छोटे एटम ट्रैप हो सकते हैं, जैसे क्लैथरेट कंपाउंड्स थे उसी तरह से कार्बन, बोरोन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन, इस तरह के छोटे एटम्स क्या हो सकते हैं, यहाँ पर ट्रैप हो सकते हैं। तो नॉन स्टिशियोमेट्रिक कंपोजिशन होगा, ऐसा नहीं है कि हर एक वॉइड फिल हो जाए, नहीं, है ना। तो फिक्स्ड रेशियो नहीं है बेटा, कोई फिक्स्ड रेशियो नहीं है, हो सकता है फ्रैक्शन भी हो, पॉइंट्स में हो, इसलिए हम इनको नॉन स्टिशियोमेट्रिक कंपाउंड्स कहते हैं। और इंटरस्टीसीज में छोटे साइज के एटम्स के आने की वजह से, छोटे साइज के एटम्स के आने की वजह से, है ना, उनकी प्रॉपर्टीज में डिफरेंस आ जाता है। तो कौन से कंपाउंड्स बनते हैं बेटा, इंटरस्टिशियल कंपाउंड। देखो नाम से ही आ रहा है, इंटरस्टिशियल का मतलब क्या है, यहाँ पर वॉइड्स है। वॉइड्स में जब छोटे साइज के एटम्स ट्रैप हो जाएंगे तो इस तरह के कंपाउंड्स को हम इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स कहेंगे, बट इनका कॉम्पोजिशन स्टिशियोमेट्रिक नहीं है। कैसा है, नॉन स्टिशियोमेट्रिक है। बेटा देखो जैसे मैंने 3 एटम्स को अरेंज किया, मान लो 1, ठीक है, और मैं कैसे अरेंज कर सकता हूं इसको, ये हो गया 2 और ये हो गया 3। तो यहां पर एक स्पेस बनेगा और इसके ऊपर मैं एक और एटम प्लेस करूं ऐसे, तो यहां पर ये जो वॉइड बनेगा ना, इस तरह के वॉइड को हम टेट्राहेड्रल वॉइड कहते हैं बेटा। टेट्राहेड्रल, ये आप सॉलिड स्टेट में डिटेल में पढ़ेंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड, है ना। तो टेट्राहेड्रल वॉइड के रेडियस के अकॉर्डिंग इसमें जो एटम फिट होगा, छोटे साइज के एटम फिट होंगे, ठीक है। ये टेट्राहेड्रल क्यों हो रहा है, क्योंकि नीचे वाले स्फीयर की मैं रेडियस ऐसे ले सकता हूं कि इसके सेंटर से, देखो ये मान लो हमारा वॉइड हो गया, और एक ऊपर स्फीयर का सेंटर है, एक नीचे का स्फीयर का सेंटर, ये इस स्फीयर का सेंटर है और ये एक स्फीयर का सेंटर है। तो यहाँ पर जो वॉइड बनेगा, जो वॉइड बनेगा वो कैसा होगा, टेट्राहेड्रल होगा, ये वाला वॉइड, ठीक है। एक इस तरह से ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स भी होते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड्स भी होते हैं, ठीक है। तो हर एक वॉइड के लिए अलग अलग रेडियस होगी। तो रेडियस रेशियो आप सॉलिड स्टेट में पढ़ेंगे, रेडियस रेशियो तो मैं डिस्कस नहीं करूंगा यहाँ पर, बट ये चीज समझो कि जब भी सॉलिड स्टेट में क्रिस्टल्स में मेटल्स के एटम्स का अरेंजमेंट होता है, तो उनके बीच में कुछ ना कुछ अरेंजमेंट्स में स्पेस रह जाता है। उस स्पेस को हम इंटरस्टिशियल साइड्स या वॉइड्स कहते हैं। इन वॉइड्स में रेडियस के अकॉर्डिंग छोटे साइज के एटम्स कार्बन, बोरोन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन को ट्रैप करा के, है ना, प्रॉपर्टीज को एनहेंस कर सकते हैं। तो जो न्यू कंपाउंड्स बनते हैं जिनका कॉम्पोजिशन नॉन स्टिशियोमेट्रिक है, वो इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स कहलाते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, क्लियर हो गया। तो एग्जाम्पल लिख लेना, एग्जाम्पल लिख लेना, जैसे Cr4C3, कार्बन को ट्रैप करा दिया आपने क्रोमियम में, ठीक है। Fe3C, ये एनसीईआरटी के एग्जांपल्स होंगे, Fe3C, ठीक है। और मैं लिख सकता हूं वेनेडियम में अगर हाइड्रोजन को तो VH0.5, इस तरह से नॉन स्टिशियोमेट्रिक कंपोजिशन के कंपाउंड्स होंगे। नोट कर लें बेटा, बस आप ये एक ही डायग्राम कोई बना लेना वॉइड्स के अकॉर्डिंग। ये टेट्राहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ये सॉलिड स्टेट का टॉपिक है वैसे तो। इमेजिन कर पा रहे हो ना, हाँ मैं रिपीट कर रहा हूँ कि टेट्राहेड्रल वॉइड कैसे हो रहा है। देखो कहां से लेना है आपको, जो फर्स्ट लेयर के जो स्फीयर है उनके सेंटर ले लीजिए, एक ही लाइन में होंगे, और उसके बीच में स्फीयर बनेगा और ऊपर वाले का सेंटर ले लीजिए। तो कुछ ऐसी कंडीशन बनेगी ना कि ये वॉइड हो गया और ये सेंटर, ये सेंटर, ये सेंटर, तो इसको हम कैसा बोलेंगे, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल वॉइड, ठीक है। मैं रिपीट कर रहा हूं बेटा, है ना, कुछ लोग, हाँ रिपीट कर रहा हूं बेटा। ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स ऑफ नॉन स्टिशियोमेट्रिक composition. Transition elements form interstitial compounds of non-stoichiometric composition with carbon, boron, hydrogen and nitrogen, ठीक है। फिर लिखना बेटा, the formation occurs when the small sized, when the formation occurs when the small sized carbon, boron, hydrogen and nitrogen atoms are trapped, है ना, TRAPPED, trapped in the interstitial sites, in the interstitial sites,
इन द इंटरस्टिशियल साइट्स, ब्रैकेट में वॉइड्स लिख लेना, इंटरस्टिशियल साइट्स ऑफ द मेटल लैटिस, है ना। जैसे एक और एग्जांपल आप लिख सकते हो TiH 1.7, टाइटेनियम में हाइड्रोजन की जब हम मिक्सिंग कर देंगे तो जो कॉम्पोजिशन आएगा वो नॉन स्टिशियोमेट्रिक TiH 1.7। ठीक है बेटा, ओके। अब मुझे बताओ इनके मिक्स करने से प्रॉपर्टीज में क्या चेंज आएगा, है ना। क्या डेंसिटी इंक्रीज करेगी, प्रॉपर्टीज में क्या क्या चेंज आ सकते हैं। ठीक है, ये रफ करो मैं। तो लिखना बेटा, दीज interstitial compounds, these interstitial compounds, पहला है ना, कैसे होंगे, आर वेरी हार्ड, क्योंकि और बॉन्डिंग इनहेंस हो गई, बीच में छोटे साइज के एटम्स आ गए। ठीक है, ओके। और मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो हार्डनेस बढ़ने से इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा। मतलब मैं लिखूंगा हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, और मैं क्या लिख सकता हूं, आर these interstitial compounds are chemically inert, रिएक्टिविटी कम हो जाएगी, केमिकली इनर्ट। ठीक है, केमिकली इनर्ट, have high densities, ठीक, ये कुछ प्रॉपर्टीज इनहेंसमेंट में होगा। अच्छा, अब मुझे बताओ मेटेलिक नेचर मतलब स्ट्रांग हो गया, हार्डनेस आ गई, लेकिन यहाँ पर कंडक्टिविटी में कोई चेंज आएगा क्या, मेटेलिक कंडक्टिविटी में कोई चेंज आएगा क्या, कंडक्शन कंडक्टिविटी, है ना। तो कंडक्टिविटी में कोई चेंज यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो उतने ही है ना, ये तो कोई कंडक्शन करेंगे नहीं, तो नो चेंज इन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। बट हार्डनेस बढ़ेगी, डेंसिटी बढ़ेगी, केमिकल इनर्टनेस बढ़ेगी, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएंगे। ठीक है, ये सर्कल नहीं है बेटा, स्फेयर है ना, स्फेयर स्फेयर है, स्फेयर मानते ना मैटम को, तो स्फेयर, तीन स्फेयर के ऊपर मैंने एक स्फेयर रख दिया। अब तीन सॉकर बॉल ले लो, ऐसे रखो, उनके ऊपर एक और बॉल रखो, बीच में स्पेस बचेगा, पूरा कवर नहीं होगा बेटा, है ना। पैकिंग आप करोगे तो पूरा कवर नहीं होगा, तो बीच में स्पेस रह जाएगा, उसी को स्पेस को हम वॉइड या इंटरस्टिशियस कहते हैं। ठीक है, क्लियर। अब इसमें एक और थ्योरेटिकल टॉपिक नेक्स्ट लिखना बेटा, एलॉय फॉर्मेशन, है ना, ये ऑफ कर दो ना। हेडिंग लिखना, नेक्स्ट हेडिंग है बेटा एलॉय फॉर्मेशन। एलॉय फॉर्मेशन, डी ब्लॉक के मेटल्स आसानी से एलॉय फॉर्म कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि इनकी साइज क्या है, कंपेरेबल है। देखो, जब भी हमें एलॉय बनाना होगा तो हमारे पास क्या होगा, एक होस्ट क्रिस्टल होगा, है ना, लेटिस होगा, और उसमें हम गेस्ट लेटिस के एटम्स को इंट्रोड्यूस करेंगे। तो मुझे उसमें से लेटिस को ब्रेक होने से बचाना है। अब लेटिस ब्रेक होने से कैसे बचेगा, जबकि साइज क्या हो, कंपेरेबल हो। अगर हमने छोटे साइज के एटम डाल दिए तो लेटिस कोलैप्स कर जाएगा। मतलब कि जब साइज कंपेरेबल हो, जब साइज कंपेरेबल हो तो क्या कर सकते हैं, एलॉय फॉर्म कर सकते हैं। अब डी ब्लॉक के मेटल में हमने देखा था कि साइज में ड्रास्टिक चेंज नहीं आता, बहुत थोड़ा थोड़ा सा चेंज आता है ना। और कई कई जगह तो FeCO Ni में साइज कैसा हो गया था, कांस्टेंट हो गया था। तो 15% से ज्यादा का रेडियस में चेंज नहीं आता, और ये फेवरेबल है किसके लिए, एलॉय फॉर्मेशन।
ठीक है, तो थ्योरेटिकल है, आपको मैं कुछ एलॉय लिखवा दूंगा तो उनको याद भी रखना है ना, वैसे भी आप पहले से पढ़ते आ रहे हो, कुछ एलॉय आपको याद भी होंगे, तो नोट करना है एलॉय के लिए। ड्यू टू सिमिलर साइजेस ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ड्यू टू सिमिलर साइजेस ऑफ due to similar sizes of transition elements, due to similar sizes of transition elements, those elements have tendency to form alloys with each other. Those elements have tendency to form alloys with each other. I'm repeating, due to similar sizes, size s लगा लेना, sizes of transition elements, these elements have tendency to form alloys with each other. ठीक है, देखो जैसे हमें ब्रास बनाना है ना, ब्रास ये एलॉय है। अच्छा, ब्रास किसका एलॉय है बेटा, है ना, कॉपर प्लस जिंक का, है ना। तो मान लीजिए कि इस तरह से अगर कॉपर का लेटिस है, कॉपर के एटम्स एक दूसरे से कनेक्टेड है ना, कॉपर का लेटिस होगा, तो उस लेटिस में क्या आ जाएंगे, जिंक के एटम्स आ जाएंगे। ये तो जिंक का एटम जो आया, क्यों, अब साइज कंपेरेबल होगा दोनों का, तो आसानी से एलॉय फॉर्म होगा। तो हम एलॉय को क्या बोल सकते हैं कि एलॉय होते हैं होमोजीनियस मिक्सचर है बेटा, सॉलिड होमोजीनियस मिक्सचर है। जिंक और कॉपर का होमोजीनियस मिक्सचर जो होगा वो ब्रास होगा, और ब्रास इज एन एग्जांपल ऑफ एलॉय। ठीक है, तो आपको यहाँ पर जो चीज याद रखनी है, कुछ एलॉयज के कॉम्पोजिशन याद रखने हैं। जैसे ब्रास हो गया पहला, दूसरा मैं ब्रोंज ले रहा हूं, ब्रोंज, है ना, ब्रोंज का कॉम्पोजिशन याद है क्या, कॉपर एंड टिन, कॉपर एंड टिन, है ना, ब्रोंज, कॉपर एंड टिन। अच्छा, अमलगम, तो अमलगम तो क्या होगा कि मरकरी ले लो और कोई भी मेटल ले लो, तो जो मरकरी के एलॉयज होते हैं उनको कॉमनली अमलगम कहते हैं बेटा, है ना। मरकरी के एलॉयज को हम अमलगम कहेंगे। तो जैसे जिंक अमलगम है, तो जिंक प्लस मरकरी हो जाएगा। ओके, इसके बाद एक और जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर इसका सिल्वरी अपीयरेंस है, सिल्वर अपीयरेंस, है ना, जर्मन सिल्वर का सिल्वरी अपीयरेंस है। तो यहां पर क्या सिल्वर है, क्या यहाँ पर एजी होगा, बिल्कुल नहीं होता बेटा, केवल नाम है इसका सिल्वर। ठीक है, तो ये चीज याद रखना कि जर्मन सिल्वर में सिल्वर है ही नहीं, कॉपर होगा, है ना, ये कॉपर का एलॉय है, हाँ सही कह रहा था, जिंक होगा और निकेल होगा। ठीक है, कॉपर जिंक और निकेल जर्मन सिल्वर में। ठीक है, फिर रोल्ड गोल्ड, ये कॉपर प्लस एल्यूमिनियम है, रोल्ड गोल्ड। ठीक है, इसके बाद सोल्डर एलॉय, लेड प्लस टिन होता है बेटा, ये सोल्डरिंग के लिए यूज करते हैं, सर्किट वगैरह को जोड़ने के लिए। हाँ, लेड प्लस टिन। स्टेनलेस स्टील, आयरन के एलॉयज को स्टील कहते हैं, बट यहां पर क्या है, क्रोमियम होगा, थोड़ा सा निकल भी मिलाते हैं, और कार्बन होगा, स्टेनलेस स्टील, आयरन, क्रोमियम, निकल और कार्बन, स्टेनलेस स्टील। ठीक है,
इसी तरह से एक और इंपॉर्टेंट है बेटा मैग्नेलियम। देखो नाम में आ रहा है मैग्नीशियम प्लस एल्यूमिनियम, मैग्नेलियम, इसलिए मैग्नीशियम प्लस एल्यूमिनियम मैग्नेलियम होगा बेटा, है ना। और गन मेटल, ठीक है। एक और याद रखिएगा गन मेटल, कॉपर जिंक टिन लेड, कॉपर जिंक टिन लेड, हाँ सही कह रहे हो, कॉपर जिंक टिन लेड, कॉपर जिंक टिन लेड, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स नोट डाउन कर लो। आयरन के एलॉय जनरली स्टील कहलाते हैं, आयरन में अगर कार्बन मिक्स कर दो, हाँ एल निको भी है बेटा, एल निको भी है, आप जितना चाहें इसको बढ़ा सकते हो, बट मैंने, है ना, मेन मेन जो एनसीईआरटी में जहां पर भी इनको नाम आए हैं इनके, वो मैंने लिखा दिया आपको। इसी तरह से मोनेल मेटल भी होता है ना, कॉपर निकल, मोनेल मेटल, मुंज मेटल। फिर आएंगे अभी मिश मेटल्स, मिश मेटल्स को जेई में क्वेश्चन भी आया हुआ है, बट वो एफ ब्लॉक का पार्ट है, मिश मेटल्स। नोट डाउन कर लें और फिर आगे करेंगे। देखो काफी सारी थ्योरी है बेटा, और है ना इंफॉर्मेशन बेस्ड है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इसको रिवाइज करना पड़ेगा, या चाहो तो छोटे छोटे है ना पेपर्स में इनको लिख के जहां आप स्टडी करते हो वहां पर लगा लीजिए, तो दिन में 10 बार अगर आप देखोगे तो आपको चीजें याद होने लगेंगी, ठीक है। इंफॉर्मेशन बेस्ड है, नहीं परसेंटेज याद नहीं करना बेटा, परसेंटेज की कोई जरूरत नहीं है, मतलब नीट वगैरह में जरूरत रहती है, यहाँ आप जेई में कोई परसेंटेज वगैरह ऐसे नहीं पूछता। लास्ट है बेटा गन मेटल, कॉपर जिंक टिन और लेड। इससे पहले था मैग्नीलियम, मैग्नीशियम प्लस एल्यूमिनियम। कंप्लीटेड। चलो अब आप हेडिंग डालना बेटा हेलाइट्स ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज या 3D सीरीज, हेलाइट्स ऑफ 3D सीरीज। आप देखना एनसीईआरटी में एक टेबल दी गई है बेटा, टेबल तो हम ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, आप एनसीईआरटी को ही रेफर करना टेबल के लिए, बट उसके जितने भी पॉइंट्स हैं, है ना, उसके जितने भी पॉइंट्स है वो डिस्कस कर लेंगे। क्या? हेलाइट्स ऑफ 3D सीरीज। देखिए अगर किसी मेटल को अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में कंपाउंड बनाना है, अगर किसी मेटल को अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में कंपाउंड बनाना है तो सबसे अच्छा कौन होगा, वो किसके साथ बेटा बॉन्ड बनाए, तो सबसे अच्छा होगा कि फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाए, और दूसरा होगा ऑक्सीजन, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से हायर ऑक्सीडेशन में ले जा सकता है, और ऑक्सीजन पी पाई डी पाई बॉन्ड बना सकता है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ठीक है। तो हमें बस ये चेक करना है कि कौन से हैलाइड्स एग्जिस्ट करेंगे और कौन से हैलाइड्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे बेटा, क्लियर है। अच्छा हमें रिएक्टिविटी तो पता ही है, सबसे ज्यादा किसकी होती है, F2 फिर Cl2 फिर Br2 फिर I2,
अच्छा, F2 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, तो ये आसानी से ऑक्सीडाइज कर सकता है और हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में ले जा सकता है। तो फ्लोरीन की टेंडेंसी किसके साथ होगी बेटा, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में बॉन्ड बनाने की है कि हाईएस्ट में? फ्लोरीन लोअर में बॉन्ड बनाना पसंद करेगा कि उसको एक्साइड करके हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में ले जाए और साइज को छोटा करे और तब बॉन्ड बनाए। ठीक है, तो इसी के बेसिस पे हम जज करेंगे कि कौन से हैलाइड्स एग्जिस्ट करेंगे और कौन से हैलाइड्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे। एनसीईआरटी के टेबल को ध्यान से समझना, वहां पर उन्होंने एक्स यूज किया है और नीचे टेबल के नीचे बताया हुआ है, टेबल के नीचे बताया हुआ है कि एक्स क्या होगा। कहीं पर क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन होगा, फ्लोरीन नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज हमें समझनी है। तो जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं, देखो BF2 डज नॉट एग्जिस्ट। BF2 डज नॉट एग्जिस्ट। अब समझना बेटा, देखो BF5 तक बन सकता है, वेनेडियम +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में फ्लोरीन, लेकिन फ्लोरीन क्योंकि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रोडक्ट नहीं बनाना चाहेगा, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रोडक्ट बनाना चाहेगा, तो BF2 जो होता है वो एग्जिस्ट नहीं करता। BF2 डज नॉट एग्जिस्ट। इसी तरह से CUF डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों? कॉपर की 2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, कॉपर +1 और कॉपर +2। अगर कॉपर +1 है तो F जो होगा वो आसानी से उसको +2 में लेके जाएगा, इसलिए CUF एग्जिस्ट नहीं करता बेटा। CuCl, CuBr, CuI एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन CUF एग्जिस्ट नहीं करेगा, डज नॉट एग्जिस्ट। इसके बाद आते हैं बेटा MnF7 पे। MnF7, Mn कितने ऑक्सीडेशन स्टेट में है? +7। अच्छा, अब यहां पर Mn अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, लेकिन ड्यू टू स्टेरिक क्राउडिंग, मैग्नीज के चारों तरफ 7 फ्लोरीन एटम है, ड्यू टू स्टेरिक क्राउडिंग MnF7 भी एग्जिस्ट नहीं करता, डज नॉट एग्जिस्ट ड्यू टू स्टेरिक क्राउडिंग। ड्यू टू स्टेरिक क्राउडिंग MnF7। ठीक है बेटा, MnF7 ये एग्जिस्ट नहीं करता। इसके बाद आओ कि अगर मैं ले लूं कि Mn2O7 है ना, तो अब ये एग्जिस्ट करता है बेटा, Mn2O7 एग्जिस्ट। क्यों? क्योंकि अब 2 Mn है बेटा और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएगा, तो यहां पर स्टेरिक क्राउडिंग खत्म हो गई। तो Mn+7 में किसके साथ ऑक्सीजन के साथ स्टेबल है? Mn2O7 +7। ठीक है, Mn2O7 एग्जिस्ट करता है। इसी तरह से देखो, ऐसे ही पॉइंट्स बनाते जाना, फिर मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके लिखा रहा हूं। जैसे मैंने लिखा Fe+3 ऑक्सीडेशन स्टेट में बेटा, FeF3, FeCl3, FeBr3 और FeI3, क्या ये सभी एग्जिस्ट करेंगे? हाँ, देखो एलॉय फॉर्मेशन के बाद हमने यही देखा बेटा, हैलाइड्स ऑफ 3D सीरीज है ना, जो एनसीईआरटी में 3D सीरीज एक टेबल बनी हुई है, उसको आप देखिएगा। मैं से बता रहा हूँ कि कौन से हमारे एग्जिस्ट करेंगे नहीं करेंगे, किसके बेसिस पे। फ्लोरीन हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में ले जाके प्रोडक्ट बनाता है। कुछ स्टेरिक रीजंस भी हैं, जैसे MnF7 एग्जिस्ट नहीं करता जबकि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है। Mn2O7 एग्जिस्ट करता है क्योंकि यहाँ क्राउडिंग कम हो गई। FeF3, अब मुझे बताओ, देखो FeF3 एग्जिस्ट करेगा ना बेटा, FeCl3 भी एग्जिस्ट करेगा, FeBr3 भी एग्जिस्ट करेगा, लेकिन FeI3 एग्जिस्ट नहीं करेगा। Fe का कौन सा स्टेबल है? +2 के +3। Fe का स्टेबल कौन सा होगा? +2 होगा ना, अभी हमने E0 की वैल्यू से देखा था, तो Fe का +2 ज्यादा स्टेबल है, तो +3 से ये +2 में जाना चाहेगा, ये +3 से +2 में जाना चाहेगा। और I- जो कि एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। साउंड आ रहा है बेटा? अथर साउंड आ रहा है? मिथिल बेटा एक बार चेक करो, बाकी लोगों को तो आ रहा है। दिव्या साउंड आ रहा है? ओके मिथिल, ओके। चलो देखो, FeF3, FeCl3, FeBr3, FeI3 नहीं एग्जिस्ट करेगा ड्यू टू रेडॉक्स रिएक्शन।
ड्यू टू रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, ओके। अब मैं आपसे पूछूं इसी में FeF2, FeCl2, FeBr2 और FeI2, है ना? तो ये सभी एग्जिस्ट करते हैं बेटा। FeF2, FeCl2, FeBr2, FeI2, ये सभी एग्जिस्ट करते हैं, ऑल एग्जिस्ट। इसमें लिख लेना FeI3 के लिए स्पेशल डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, है ना? केवल किसके लिए मैंने बताया? FeI3 के लिए। ये सब एग्जिस्ट करेंगे। आप तो ऐसे राइट लगा दो, राइट के मीनिंग लिख देना कि एग्जिस्ट कर रहा है ना? एग्जिस्ट करता है। बाकी मैं इसको थ्योरी पॉइंट्स में लिखाऊंगा, बट पहले समझते जाओ कि रीजन क्या है। ठीक है, अब जैसे मैं लिखूं आपसे कि CuF, CuCl, CuBr एंड CuI, है ना? इसमें से कौन कौन एग्जिस्ट करेंगे और कौन सा एग्जिस्ट नहीं करेगा? तो CuF तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, CuCl एग्जिस्ट करेगा, CuBr एग्जिस्ट करेगा और CuI एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अच्छा। अब मैंने लिखा CuF2, CuCl2, CuBr2 एंड CuI2, इसमें से कौन एग्जिस्ट करेगा? तो देखो, ये करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा, बट CuI2 एग्जिस्ट नहीं करता। अब CuI2 एग्जिस्ट नहीं करता, ये एनसीईआरटी में एक इक्वेशन दी गई है ना? क्या इक्वेशन है? ठीक है, देखो कि अगर मैंने Cu2+ लिया और मान लो कि अपन ले लें I-, है ना? I-, तो ये इसको रिड्यूसिंग एजेंट है, और अभी ये 2+ पर है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करेगा। इसने इसको रिड्यूस करा तो CuI बना प्लस I2 निकल जाएगा। इसको हम एक और फॉर्मूला डाइमराइज करके Cu2I2 लिखते हैं जनरली। तो CuI हो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कॉपर, या Cu2I2 हो, ये भी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो कुछ भी आप लिख सकते हो बेटा। CuI है, जनरली Cu2I2 लिखा जाता है डाइमराइज फॉर्म में। ठीक है, तो ये एक रिएक्शन होगी जो इंपॉर्टेंट होगी। अब चाहो तो इसको बैलेंस कर लेना, है ना? ये सॉलिड बनता है Cu2I2। रिएक्शन को इस तरह से बैलेंस होगी, 2Cu + 4I-, है ना? तो Cu2I2 + I2, 4I-, 4I-। उस टेबल की ये समरी है टोटल, है ना? एक मिनट में देख रहा हूं। देखो, सबके रीजन क्या है बेटा कि F- जो है वो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रोडक्ट बनाना चाहता है ना? F-, और अगर Cl-, Br- ज्यादा होंगे तो क्राउडिंग होगी ज्यादा। मैंने ये कहा कि BF2 एग्जिस्ट नहीं करता, इसका रीजन क्या है बेटा कि फ्लोरीन हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट में प्रोडक्ट बनाना चाहता है, मतलब ये वेनेडियम को और हायर ऑक्सीजन स्टेट में लेके जाएगा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है।
तो वेनेडियम की जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +5 है, इसलिए वेनेडियम BF5 है ना, यहां मैं लिख रहा हूं कि जो BF5 है ये एग्जिस्ट करता है बेटा, एग्जिस्ट BF5 क्योंकि +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इसलिए BF2 एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि जैसे ही उसको वेनेडियम मिला फ्लोरीन को, वो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन होने के कारण उसको हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में लेके जाएगा और +5 में कन्वर्ट कर देगा। तो BF2 मिलता ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करता नेचर में। फिर आते हैं CuF पे। अब देखो कॉपर के +1 और +2 दो ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो वही चीज है कि F जो होगा वो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में ले जाना पसंद करेगा, क्योंकि स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वही चीज एग्जिस्ट नहीं करेगा। Mn+7 में है, तो ये चीज लगती है कि हाईएस्ट में है तो MnF7 एग्जिस्ट करना चाहिए, लेकिन क्योंकि ज्यादा फ्लोरीन एटम्स होंगे तो ड्यू टू स्टेरिक क्राउडिंग MnF7 भी एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन अगर ऑक्सीजन के साथ लें तो फ्लोरीन एक सिंगल बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, तो ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड बनाने से क्राउडिंग कम हो जाती है, जहां पर एक दो फ्लोरीन हो वहां एक ऑक्सीजन रिप्लेस कर सकता है। तो देखो 7 ऑक्सीजन है लेकिन 2 मैंगनीज के साथ बॉन्ड्स बनाए, इसका मतलब कि ये एग्जिस्ट करेगा। अच्छा एक और कंपाउंड है जो एग्जिस्ट करता है एमएन का, वो MnO3F, ये एग्जिस्ट करता है बेटा। यहां भी स्टेरिक क्राउडिंग कम होगी, इसमें इसकी +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है, +7 MnO3F, ठीक है, ओके। अब FeF3, FeCl3, FeBr3, FeI3, ये FeI3 एग्जिस्ट नहीं करेगा, FeF3 एग्जिस्ट नहीं करेगा, वही रेडॉक्स रिएक्शन की वजह से। ये सारे एग्जिस्ट करते हैं, CuF, CuCl, CuBr, Cui, तो CuF एग्जिस्ट नहीं करता ड्यू टू रेडॉक्स रिएक्शन। इसमें Cui2 एग्जिस्ट नहीं करता ड्यू टू रेडॉक्स रिएक्शन, और वो रेडॉक्स रिएक्शन ये वाली है, ठीक है। तो इनको नोट करें, कंप्लीट कर लिया हो बेटा तो फिर मैं रफ करके आगे बढ़ता हूँ। नहीं देखो ये दोनों में एग्जिस्ट करता है बेटा, ऐसा नहीं है, FeF2 और FeF3 दोनों में एग्जिस्ट करता है। कंप्लीटेड। क्या इन पॉइंट्स को थ्योरी में लिखना है या आप समझ गए? क्लियर है ना, मतलब वही मैं इन्हीं पॉइंट्स को थ्योरी में आपको लिखा दूंगा कि ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ये एग्जिस्ट कर रहा है। हाँ समझ गए, चलो ठीक है, क्यों अपन टाइम खराब करें। इसमें ये वाली इक्वेशन एक मिनट रुकना बेटा, ठीक है।
हाँ बेटा, अब क्लियर है? देखिए, अपन डिस्कस करने वाले थे मेटल ऑक्साइड्स, है ना। इसमें हमने पहले हेडिंग डाली थी सिंपल ऑक्साइड्स। ये टॉपिक हम ऑक्सीजन फैमिली में थोड़ा सा देख चुके हैं पहले भी। सिंपल ऑक्साइड्स जिनके क्या हो बेटा, हैविंग ओनली वन टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना, ओनली वन टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे मैं यहाँ एग्जांपल ले लूं क्या, कि Fe2O3 है ना, तो केवल +3 ऑक्सीजन स्टेट होगी यहाँ पर, या FeO +2 ऑक्सीजन स्टेट है। तो ये सभी सिंपल ऑक्साइड्स हैं। और इसमें हमने एक और देखा था मिक्स्ड ऑक्साइड, है ना, मिक्स्ड ऑक्साइड, मिक्स्ड ऑक्साइड्स। तो हम बोल सकते हैं बेटा हैविंग, वो ऑक्साइड्स हैविंग, है ना, टू टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे अगर मैं Fe3O4 की बात करूं, तो Fe3O4 किस किस का कॉम्पोजिशन होता है बेटा, ये मिक्स्ड ऑक्साइड है FeO का और Fe2O3 का। यहाँ पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी होगी और +3, और जो फाइनल ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा वो एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट होगा बेटा किसका, Fe3O4 का। तो Fe3O4 इज अ मिक्स्ड ऑक्साइड ऑफ FeO एंड Fe2O3। क्लियर है? तो मेटल ऑक्साइड्स में दो तरह के ऑक्साइड अपन को देखने हैं यहाँ पर, सिंपल ऑक्साइड्स और मिक्स्ड ऑक्साइड्स। ठीक है, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं स्कैंडियम के लिए, है ना। तो स्कैंडियम की जो कंपाउंड ऑक्साइड है वो Sc2O3 है, और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है बेटा, +3, है ना। स्कैंडियम के बाद जैसे अगर मैं डिस्कस करूं मैग्नीज के लिए, तो मैग्नीज MnO, मैग्नीज ऑक्साइड Mn2O3 +3 में, MnO2 +4 में बना सकता है बेटा। MnO2 +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में हो जाएगा, MnO2 +4 में, और Mn2O7 +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में। लेकिन जैसे मैंने बोला Mn3O4 बेटा, तो Mn3O4 कैसा ऑक्साइड होगा, मिक्स्ड ऑक्साइड। ये मिक्स्ड ऑक्साइड है, Mn3O4 मिक्स्ड ऑक्साइड है। Sc2O3 एक सिंपल ऑक्साइड है, लेकिन Mn3O4 मिक्स्ड ऑक्साइड होगा। Mn3O4 एक मिक्स्ड ऑक्साइड होगा, ठीक है। Mn आप मिक्स कर सकते हो बेटा आसानी के साथ, क्या ले लो आप, MnO, ठीक है, और Mn2O3, तो ये हो गया Mn3O4। नोट डाउन करें, फिर मैं आगे, ये टेबल है एनसीईआरटी में, पूरी टेबल तो नहीं ड्रॉ करेंगे, बट कुछ कुछ एग्जांपल्स जिससे अपन को मिक्स्ड ऑक्साइड के एग्जांपल्स पता चल जाए, है ना। पूछ सकते हैं ना कभी भी इंटीजर टाइप में कि नंबर ऑफ ऑक्साइड्स आपको दे दे और पूछे उसमें से कितने मिक्स्ड ऑक्साइड है। सिंपल सी ट्रिक क्या है मिक्स्ड ऑक्साइड पता करने की, ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रैक्शनल होगी, एवरेज होगी, या फिर दो तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट वहां पर पॉसिबल होंगे, ठीक है।